दोस्तों, एक नौजवान औरत जो कई सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात वह किसी से बातें किया करती थी। एक दिन रात को उसके फ़ोन पर जैसे ही फ़ोन आता है, उधर से दोस्तों एक शख्स था। वह उसे कहता है कि हेलो मेरी जान, हेलो मेरी विधवा रानी, तुम कैसी हो। दोस्तों, इस बात पर वह विधवा औरत हैं वो जवाब देती हैं कि कम से कम यार तुम तो मुझे विधवा मत कहो, क्योंकि दोस्तों ये सारी सच्चाई है जो औरत कहती है कि तुम्हें पता है, सारी हकीकत है जो तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो कि माजरा क्या है। उसके बाद में वह औरत वीडियो कॉल पर ही उस व्यक्ति के सामने पूरे के पूरे कपड़े उतार देती हैं, उसके सामने कपड़े बदलती हैं, लाल साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, वहीं मंगलसूत्र है जो पहनती हैं, एक सुहागन की तरह सज धजती हैं। वीडियो कॉल फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बात से दोनों ये अनजान थे कि इससे कोई तीसरा व्यक्ति भी ये सब इसकी करतूत है जो देख रहा है, ये अनहोनी है जो ये देख रहा है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। आइए जानते हैं इस कहानी में आखिरकार क्या हुआ था, क्यों उस लड़की ने कपड़े उतारे थे उस व्यक्ति के सामने। नमस्कार, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। एक बार आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप इस पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस ज़रूर लिखें और अपनी राय के अनुसार आप कुछ भी राय दे सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना आप कभी ना भूलें। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की, और उसी ज़िले का एक अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है गोंडा ज़िला। और बात कर रहा हूँ देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसिया चैन गांव की। वहाँ का एक गांव लगता है, उसका नाम ये है। कहानी जो दोस्तों ये महिला होती है उसका नाम होता है गुड़िया, और गुड़िया की शादी बेसिया चैन गांव के एक निवासी रामकरण नाम के लड़के से हो रखी थी। दोस्तों, उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके हैं जो 3 और उसके भाई हैं, उसके पिताजी, पूरा का पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद है जो रामकरण और गुड़िया देवी पति पत्नी के रूप में बहुत ही मौज मस्ती के साथ में रहा करते थे, मौज मस्ती किया भी करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद में पारिवारिक झगड़ा हो जाता है। पारिवारिक झगड़ा और कलह होने की वजह से दोस्तों एक दिन जो है गुड़िया थी वो रोते बिलखते हुए, तड़पते हुए जैसे ही थाने पहुंच जाती है। दोस्तों, अब माजरा है जो थानेदार उनसे सुनता है और थानेदार से वो महिला कहती है कि साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है, मेरे देवरों ने मर्डर कर दिया है। और उसके बाद जोर जोर से वह चिल्लाती है। थानेदार साहब हैं जो उनको शांत कराते हैं और बोलते हैं कि शांतिपूर्वक है, तो जो भी कुछ हुआ है उसको आप बताओ, प्लीज़ आप रोइए मत। तो वह लड़की बोलती है कि साहब, मेरे परिवार में मेरे 3 देवर हैं। श्याम एक का नाम है, अर्जुन और आज्ञाराम, और उसके अलावा एक मेरे ससुर हैं। इन चारों की नीयत है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी जायदाद है जो वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से है जो मेरे पति से उनसे सवाल किया तो लोगों ने है जो इन लोगों ने मेरे पति को मार डाला। उसके बाद में लाश को कहीं गायब कर दिया। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर है जो आपके पास आई हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। दोस्तों, जिस तरीके से वह तड़प रही थी, बिलख रही थी, विलप रही थी, इस तरीके से थानेदार साहब हैं तो तुरंत है जो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। कार्रवाई पर निकल भी जाते हैं और दोस्तों सियाचैन गांव को अचानक से वो थानेदार साहब घेर लेते हैं। उसके बाद में है जो चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, कहीं भागने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद थानेदार साहब हैं थाने लाकर उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने रामकरण की लाश को है जो कहाँ छुपा कर रखा है, आखिरकार पूरा माजरा क्या है, बताइए। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि साहब, हमको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं है, अपने ही परिवार के अपना ही भाई है, हम उसकी हत्या आखिर क्यों करेंगे। जिसके बाद है जो आपके सामने है जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो गुड़िया नाम की वो लड़की है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसने ही कुछ करवाया हो। अब दोस्तों माजरा आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा तो हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया है। अब दोस्तों थानेदार साहब होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, लड़की की तरफ, तो उसकी लड़की की मासूमियत से उसके चेहरे को देखकर थानेदार साहब को ऐसा नहीं लगा कि शायद इस महिला ने है जो मर्डर किया हो, ये महिला ऐसा कुछ कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अब दोस्तों पुलिस वाले और भी जो होते हैं वो शुरू से अंत तक
इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मान रहे थे। आरोपी मानकर हत्या के आरोप में इन पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही एफआईआर दर्ज करते हैं तो हत्यारों के रूप में कोर्ट में इन्हें पुलिस पेश भी करती है। अब दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद में उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में पुलिस जो है उस लाश को लगातार ढूंढने में लग जाती है, कोशिश करने में लग जाती है। अब इधर उधर गुड़िया देवी होती है, वो दोस्तों वो तो विधवा हो चुकी थी, तो इसलिए एक ही परिवार के 5-5 सदस्यों का इस तरीके से इन पुरुषों का ये हाल हो जाता है कि एक की तो हत्या हो जाती है और 4 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, इससे पूरे परिवार है जो सदमे में आ जाता है, पूरा का पूरा गांव है वो भी सदमे में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों एक परिवार के साथ में ऐसा होता है, उनके रिश्तेदार, उनके घर की जो महिलाएं होती हैं वो भी जेल में कभी कभार उनसे मुलाकात करने के दौरान जब भी जाया करती थी तो वो चारों लड़के थे वे यही पूछा करते थे कि बताओ लाश मिली या नहीं, लाश मिली या नहीं। तो उनको लोग ये पूछा करते थे तो कि तुम लोग बताओ, तुमने ही तो मारा है, उसको कहाँ फेंका है, प्लीज़ बता दीजिए। वो उनसे ये कहा करते थे कि कहीं छुपाया हो तो बता दीजिए। तो वह लोग बोलते हैं कि पागल है, अगर हमने मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते। लेकिन दोस्तों, तुम लोगों को सच्चाई पता है, वे कहते हैं अगर लाश मिल जाती है तो कम से कम है जो पुलिस को ये सारी की सारी सच्चाई बता देना, तब भी पता चले, तब हम कम से कम हमको ये इससे सुकून मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। अब दोस्तों है जो इस दौरान है जो वह गुड़िया थी, वह लड़की थी, वह किसी से दिन रात फ़ोन पे बातें किया करती थी, क्योंकि दोस्तों अब ये वह आधी रात किसी के सामने कपड़े उतारती हैं, सारा दिन बातें किया करती हैं। जब सारे लोग सो जाते हैं तो रात के सन्नाटे में वो आवाज़ें हैं जो घर के आसपास जो घर होते हैं उन तक जाया करती थी, क्योंकि दोस्तों सबका घर है जो उनके सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, इनके हैं जो घर भी आवाज़ें जाया करती थी उनकी बात की। तो दोस्तों एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान वो पूछते हैं कि घर की महिलाओं से कि ये बताओ कि जो ये गुड़िया नाम की जो लड़की है, गुड़िया देवी है, जो बहू है, उसका क्या हाल है। तो महिलाएं कहती हैं कि तुम है जो उसको बहू कह रहे हो, तुम इतने प्यार से उनको इज्जत दे रहे हो, निर्लज औरत है। रामकरण के मरने के बाद में तभी से ना जाने किसी से वो लगातार फ़ोन पे बातें किया करती हैं, वो तो ऐशो आराम किया करती हैं। बस दोस्तों यही कहती हैं कि हमारे रास्ते से वो जो रोड़ा थे चारों आदमी, उनको हमने किसी तरह हटा दिया है, अब हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। दोस्तों ये बात जब वे चारों सुनते हैं आरोपी, तो ज़रा वह कहते हैं कि तुम ज़रा पता करने की कोशिश करो कि वो लोग औरत का ताका झांकी किया करो कि किससे ये लड़की है जो बातें किया करती हैं। अब दोस्तों है जो उस दिन के बाद में वो लोग हैं जो मुखबिर देते हैं, और एक दिन खिड़की से कोई एक औरत होती है, वो उनसे झांक कर लगातार देख रही थी कि आधी रात में, रात के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास का समय हो रखा था, और उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आता है। दोस्तों वीडियो कॉल आने के बाद में जिसमें वो बातें कर रही थी, बातें करते करते वो अपनी सफ़ेद कपड़ा होता है विधवा का रूप, वो पूरा का पूरा उतार देती है और लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगल सूत्र से ऐसे सजती संवरती हैं कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। दोस्तों उसके बाद में बातों का सिलसिला है जो लगातार शुरू हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है, सुबह तक चलता ही रहता है। अब दोस्तों वह एक औरत थी, वह देख रही थी कि ये कैसे कैसे काम कर रही है, लेकिन दोस्तों फ़ोन में अगला व्यक्ति कौन है, क्या है, किससे बात कर रही है, वो उस महिला को साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर से ये लोग देखते हैं कि कई दिनों तक जब ये सिलसिला चलता है उसके साथ में, तो लोग हैं जो कई बार उसे देखते हैं। थाने पर सारी की सारी महिलाएं होती हैं, उनकी जो थी वह कहती हैं कि साहब जिसका पति मर गया है वो तो ऐसो आराम कर रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और है जो हमारे परिवार वालों को आपने अरेस्ट कर रखा है। थानेदार साहब बोलते हैं कि बताओ गुड़िया देवी, तुम है जो रात रात पर आखिरकार किससे बातें करती हैं, किससे कहती हैं। तो वह कहती हैं कि साहब एक भारतीय नारी का आप हैं जो अपमान कर रहे हो इस तरीके से, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे ऊपर है जो इस तरीके से छलांग लगा रहे हो, आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हो, ना सिर्फ आपने मेरा अपमान किया है बल्कि आप पाप भी कर रहे हैं। इस तरीके से बात करके थानेदार साहब हैं जो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि उनके पास में
कोई जवाब ही नहीं होता है इस बात का। फिर दोस्तों वह फिर से एसपी साहब होते हैं उस ज़िले के, नवीन जायसवाल, उनसे बातचीत करते हैं कि साहब ऐसी बात है कि एक औरत की लाश, एक आदमी की लाश नहीं मिली है और उसके पति की हत्या हो चुकी है और उसके बाद में घर वाले चारों लोगों को हमने जेल के अंदर डाल रखा है। इस तरीके की एक औरत है, किसी से रात भर बातें किया करती है, अब करूं तो क्या किया जाए। उनसे तुरंत बोला कि उसको फ़ोन, एसपी साहब कहते हैं उसकी फ़ोन की है जो ट्रैकिंग शुरू कर दो। दोस्तों इस तरीके से फ़ोन की ट्रैकिंग होती है, उसके नंबर को सीडीआर पर डाला जाता है। जैसे ही इस नंबर पर सीडीआर पर डाला जाता है कि किस किस से ये लड़की बातें किया करती हैं, कब कब बातें किया करती हैं। अब दोस्तों ऐसा सब करने के बाद में पता चला कि वह जिससे बातें किया करती हैं वह एक कोई गुजराती व्यक्ति हैं। गुजरात से ये कॉल आ रहा है, पुलिस की एक टीम गठित की जा रही थी और पुलिस अधीक्षक हैं नवीन जायसवाल जी, उन्होंने है जो पुलिस गठित करने के बाद में टीम सारी की सारी उसके बाद में गुजरात के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस टीम है जो रवाना होती है, फ़ोन की ट्रैकिंग करते करते गुजरात के एक जिला कक्ष में पहुंच गए और वह व्यक्ति हैं जो कि उनसे महिला से बात कर रहा था, पुलिस वहां पे जाके उसको पकड़ती है, पकड़ती ही नहीं है दोस्तों, उसको चेहरा देखती है तो दोस्तों पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से रामकरण की हत्या के जुर्म में उनके 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो सज़ा काट रहे थे, वही रामकरण जिंदा होता है और उसी गुड़िया का पति होता है और उससे ही रात भर बातें किया करता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती हैं और थाने लेकर आती हैं, वेश्या चैन लेकर आती हैं और उसके बाद में सारे के सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और गांव वाले उनको बोलते हैं कि अरे यार तुम तो जिंदा हो और किस तरीके से ये तुम्हारे सज़ा में ये लोग जेल काट रहे हैं। और 3 भाई हैं और एक पिताजी हैं, बुजुर्ग पिताजी हैं, वो है जो जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, पत्नी है जो विधवा का वेश बनाकर घूम रही है और तुम तो वहाँ पे ऐशो आराम कर रहे हो, पत्नी को भी है जो इसका मतलब तुमने धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों अभी तक किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये सब चल क्या रहा है। अब दोस्तों है जो पुलिस है जो गुड़िया देवी और रामकरण से लगातार पूछताछ कर रही थी, तब जाकर पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए इसने है जो ये साजिश रची थी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।